मित्रों, मैं प्रेमचंद मेजे आप सबको नमस्कार करता हूँ। हाथ नहीं मिला रहा क्योंकि हाथ मिलाना आजकल वर्जित है। आज का समय चुनौती का समय है। हम भारतीय निरंतर अनेक चुनौतियों का सामना करते रहे हैं और उन पर विजय भी प्राप्त करते रहे हैं। हमारे जीवन में एक चुनौती है जो सदा आती रही। उसी चुनौती पर आधारित मेरी आज की कहानी है हुड़क। इसे प्रकाशित किया है नेशनल बुक ट्रस्ट ने और आज के क्वारंटाइन समय में दूरदर्शन आप तक पहुंचा रहा है और मुझे लग रहा है कि जैसे मैं आपके साथ संवाद कर रहा हूं। कहानी हुड़क। मनीष और सुंदर की दांत काटी दोस्ती। दोनों गांव में साथ खेले हैं, साथ ही पढ़े हैं। सुंदर की बहन की शादी है। घर में पहली शादी है, सो रौनक बहुत है। पूरे गांव को न्योता है। शहरों के कारण गांव कितने भी बदल गए हों, पर बेटी आज भी पूरे गांव की होती है। हर बड़ा बूढ़ा मदद करने को तैयार रहता है। शहर की तरह नहीं कि शादी ब्याह में लोग ऐसे जाते हैं जैसे स्कूल में हाजिरी लगाने गए हों। सुंदर की नौकरी को ज़्यादा समय नहीं हुआ है। उसने पत्र लिखा कि उसे ज़्यादा छुट्टी मिलनी मुश्किल है, ब्याह से 4 दिन पहले ही आएगा। मनीष को सुंदर की बहुत प्रतीक्षा है। पूरे 2 बरस बाद वह अपने दोस्त से मिलेगा। इन 2 वर्षों में गांव कितना बदल गया है। 2 वर्षों में मनीष भी कितना बदल गया है। मनीष अपने माँ बाप की अकेली संतान है। एक दिन मनीष ने गांधी बाबा की आत्मकथा पढ़ ली। उसके सोचने का ढंग बदल गया। सारा खिलंदड़ापन उससे छूट गया। गांव के स्कूल में मास्टरी कर ली। मास्टर हरिराम ने उसे बहुत समझाया कि शहर जाकर डॉक्टरी या इंजीनियरिंग पढ़, पर वह तो गांधी बाबा के सपने को साकार करना चाहता था। वह तो गांधी बाबा का भजन खुद भी गाता है और औरों से भी गवाता है। वैष्णव जन तो ऐते कहिए जो पीर पराई जाने रे। उसका मन जो है वो दूसरों की मदद को हर समय हुड़कता रहता है। वह घर बैठता ही नहीं। जैसे कोई नशाखोर होता है ना, खाली बैठे तो नशे की हुड़क होती है। कुछ हुड़क मिटाने के लिए शराब पीते हैं, कुछ की हुड़क बीड़ी सिगरेट से मिटती है, कुछ की पान तंबाकू से मिटती है। आजकल तो लोग बाग नशे के इंजेक्शन लेने लग गए हैं, पर मनीष की हुड़क इन सब से अलग है। उसका मन समाज सेवा के लिए हुड़कता रहता है। ब्याह को 3 दिन रह गए हैं। मनीष मजदूर से हलवाई के लिए सामान लदवा कर लाया है। सामने सुंदर की मां को देखकर मनीष बोला, चाची, ये सारा सामान शाम को हलवाई को चाहिए, इसे कोठरी में रखवा रहा हूं। अगर मैं इधर उधर हो जाऊं तो निकलवा कर उसे दे देना, ये आपकी जिम्मेवारी है। मनीष की मां ने कुछ बुझी हंसी के साथ कहा, अब मुझे जिम्मेदारी देना छोड़ दे। आज से तेरा दोस्त आ गया है, उसी को समझा। अब ये सब कौन? सुंदर आ गया? कब आया? कहाँ है? 2 घंटा पहले आया, उधर अपने बापू के पास बैठा है। मनीष के पैरों में जैसे पंख लग गए। कमरे की ओर वो दौड़ा। कमरे में घुसते ही उसने जोशीली आवाज लगाई, सुंदर सुंदर। कौन? अरे मनीष। पर मनीष को जिसने पुकारा उसे एक पल को पहचान नहीं पाया। क्या ये सुंदर है? उसके चेहरे से कांति गायब थी। आंखों के पास गहरे काले गड्ढे पड़े हुए थे। ओंठ सूखे और काले थे। डील डॉल वाला सुंदर कागजी पहलवान लग रहा था।
सुंदर अपनी जगह से उठा और जैसे कोई बीमार उठता है। मनीष को गले लगाया तो उसमें गर्मजोशी नहीं थी। सूखे होठों से उसने पूछा, कैसे हो मनीष? माँ कैसी है? हम सब तो ठीक हैं, पर ये तुझे क्या हुआ? कैसा सूख कर कांटा बन गया है? शहर तू नौकरी करने गया था या अपनी सेहत बिगाड़ने? सुंदर के बापू निराश आवाज में बोले, क्या फायदा ऐसी शहर की नौकरी का जिसमें आदमी का शरीर ही ना रहे। सेहत है तो जिंदगी है। मनीष ने देखा सुंदर कुछ बेचैन सा है, जैसे वो जल्दी से यहां से बाहर जाना चाह रहा है। बोला, मनीष चल बाहर चलते हैं, कुछ काम देखते हैं। मनीष बोला, बाहर का कुछ ऐसा काम नहीं है। बाहर का कोई काम होगा तो मैं देख लूंगा। तो अम्मा बाबूजी के पास बैठ, बहुत दिनों बाद आया। पर सुंदर को तो बाहर जाना ही था। बाहर निकलते ही मनीष ने कहा, ओ मैं समझ गया तेरी घर से बाहर निकलने की जल्दी। काम का तो बहाना है, तुझे तो सरिता से मिलने की जल्दी है। शहर जाकर उसको भूला नहीं। सुंदर ने मुंह बनाते हुए कहा, ये बात नहीं है। फिर उसने इधर उधर देखा जैसे कोई चोर देखता है। जेब से पान मसाले का पैकेट निकाला, उसमें तंबाकू मिलाई और मुंह में रख लिया। मनीष ने देखा कि तंबाकू फाकते ही सुंदर का बेचैन चेहरा शांत हो गया। पर मनीष बेचैन हो उठा। बोला, ये क्या सुंदर, तू गुटखा खाने लगा, तंबाकू चबाने लगा? ये क्या बीमारी पाल ली तूने? सुंदर ने तंबाकू की पीक ठोकी। बोला, बीमारी नहीं, गुलामी मेरे दोस्त, गुलामी। पर जब तू यहां से गया था तो तुझे तो ऐसा कोई ऐब नहीं था, चाय तक नहीं पीता था। चल सुंदर, वहां नीम के नीचे बैठते हैं। दोनों नीम के पेड़ तक गए। इस बीच सुंदर चुप रहा। मनीष बोला, जानता है ये जहर का काम करती है। इसमें कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो सकती है, दिल का रोग हो जाता है, दांत खराब हो जाते हैं। मनीष उदास स्वर में बोला, कर दिए तूने भी उपदेश देने शुरू? सोच रहा था कि कम से कम तू मुझे समझने की कोशिश करेगा। मैं सब जानता हूं मेरे दोस्त, जानता हूं कि शराब पीने से गुर्दे खराब होते हैं, जानता हूं कि पान मसाला खाने से कैंसर हो सकता है। शहर में बहुतों के उपदेश सुन भी चुका हूं, पर जब इसकी हुड़क लगती है तो सारे उपदेश सुनाई देने बंद हो जाते हैं। हुड़क से लड़ना बहुत मुश्किल है मेरे दोस्त, इसे खाए बिना बेचैनी बढ़ती जाती है। एक अजीब से चक्रव्यूह में फंस गया हूं। पर चक्रव्यूह में तू फंसा कैसे? मनीष बहुत दिनों से चाह रहा था कि कोई मेरा दर्द सुने। तू तो जानता है मनीष, जब मैं यहाँ से शहर गया तो कैसा सेहतमंद था, अपनी सेहत का कितना ध्यान था मुझे। मामा जी मुझे शहर ले गए और एक बैंक में क्लर्क लगवा दिया। अम्मा बाबूजी ने मुझे शहर इस शर्त पे भेजा था कि मैं मामा के पास रहूँगा। बैंक में काम करने लगा, बहुत अच्छा लगा। 2 महीने सब ठीक ठाक चलता रहा। धीरे धीरे मुझे पता चला कि बैंक के मेरे दूसरे साथी बहुत मौज मस्ती करते हैं। शाम को ओवर टाइम के बहाने से रुकते हैं, मैनेजर के घर ताश खेलते हैं, शराब पीते हैं, मीट बनाते हैं। और तू जानता है मुझे मीट खाना कितना अच्छा लगता है। तू मानेगा नहीं, उनके साथ बैठकर मैं 6 महीने में पूरा शराबी बन गया। मामा का ट्रांसफर हो गया था अचानक, और कोई मेरी तरफ देखने वाला भी नहीं था, रोक टोक करने वाला भी नहीं था। दिन को भी पीने की तलब होने लगी। हमारी ब्रांच में 1-2 दिन तो दिन में भी लेते थे। मैंने भी शुरू कर दी। एक दिन मेरी एक खातेदार से बहस हो गई। उसे मेरी बातचीत में शराब की गंध आई तो उसने हंगामा खड़ा कर दिया। हमारे ब्रांच में एक अकाउंटेंट है शर्मा जी, बड़े भले आदमी। उस दिन उन्होंने मामला संभाला। मैं नहीं संभालते नौकरी जाती और बेइज्जती भी होती। मामला ठंडा पड़ा। शर्मा जी ने पास बैठाया, बोले, बेटा अभी तुम्हारी कच्ची उम्र है, इस उम्र में ये ऐप ठीक नहीं। एक बात गांठ मान लो, नौकरी को भगवान का प्रसाद मानो।
नौकरी वाले समय में सिर्फ अपना काम करो। सच मनीष, उस दिन मैंने अपने आप को बहुत जलील महसूस किया। मन में ठान लिया कि शराब को छूऊंगा भी नहीं। शाम होते ही घर चला गया, पर जैसी रात होने लगी बेचैन होने लगा। मन में शराब की हुड़क होने लगी। मन कर रहा था कि बस एक घूंट मिल जाए तो बहुत है। दिमाग में कोई बात आ नहीं रही थी। कोई किताब पढ़ने लगा तो उसमें मन नहीं लगा। रेडियो पे गाना सुनने लगा। जिन गानों को सुनकर शराब पीते समय में झूम झूम जाता था, उनसे सर फट रहा था। अंदर जैसे कोई धक्के देकर कह रहा था, उठ, दुकान तक चल तो सही। मैं घर की सीढ़ियां उतरा, आधे रास्ते गया, पर शर्मा जी की नसीहत याद आ गई। बैंक की घटना ने मेरे पैर उलट कर दिए। लौट आया, पर रात बड़ी मुश्किल से कटी। सुबह बैंक में मैंने शर्मा जी को अपनी रात के हाल और हुड़क के बारे में बताया तो वो बोले, शुरू में ऐसा ही होता सुंदर, अगर तुमने कुछ दिन अपने पर काबू पा लिया तो ये छूट जाएगी। तुम बहादुर लड़के हो। आज से 20 साल पहले तुम्हारी उम्र में मुझे ये लत लग गई थी। बहुत पियक्कड़ हो गया था, पर मैंने छोड़ी। तुम में मैं अपने कल को ही देख रहा हूँ। अगर कुछ दिन ऐसे रहे, काबू पा लिया तो समझो छूट गई। अपनी इच्छा शक्ति मजबूत रखो। सोचो कि क्या तुम किसी का गुलाम रहना पसंद करते हो। सच कहा शर्मा जी ने। मैंने अपने आप पर काबू पाया, पर एक दिन अपने कमरे में कदम रखा कि मेरे मकान मालिक आ गए। उस दिन उनकी शादी की सालगिरह थी। शाम को उनके घर में दावत थी। बस उस दावत में जाना मेरे लिए मुसीबत का कारण बन गया। मेरे 15 दिन की तपस्या एक शाम में नष्ट हो गई। उस पार्टी में क्या औरत क्या मर्द सभी पी रहे थे। पहली बार इतनी पी कि बेहोश होकर लुढ़क गया। सुबह उठा तो सिर दर्द से फट रहा था। उस दिन बैंक नहीं गया। फिर कसम खाई कि नहीं पीऊंगा, पर शाम होते फिर हुड़क शुरू हो गई। मेरी किस्मत खराब कि मेरे पियक्कड़ साथी मेरा हालचाल पूछने आ गए। महफिल फिर जम गई। उस शाम शराब थोड़ी कम थी। कम क्या थी, हम लोग ज़्यादा पीने लग गए थे। हमारा एक साथी है राजकुमार, उस हर समय उसके मुंह में तंबाकू का पान रहता है। पान के बीड़े हर समय उसके पास बंधे रहते। उसने हम सबको पान खिलाया। मैंने पहली बार खाया। ऐसा चक्कर आया कि अगले दिन सुबह तक दिमाग में उसका नशा था। बैंक में काम करते समय नशे की फिर हुड़क हुई। शर्मा जी सामने बैठे थे। मुझे रात को पान का नशा याद आया। मैंने राजकुमार से एक जोड़ा लेकर मुंह में रखा। बड़ा सुकून मिला। इसके बाद तो जो सिलसिला हुआ रुका नहीं। मैंने भी बीड़े बंधवाने शुरू हुए। अब मेरे मुंह में पान रहने लगा, पर बात करते हुए दिक्कत होती थी। पूरी तरह बात नहीं कर पाता था। उसके बाद राजकुमार के कहने पर मैंने पान मसाला शुरू किया। अब हुरत मिले बिठाने के लिए कुछ भी खा लेता हूँ। शराब नहीं तो पान, पान नहीं तो पान मसाला। इन चीज़ों से नशा नहीं होता, बस एक हुड़क शांत हो जाती है। तभी तो सूख कर काटा हो गया। दूध फल सब्जी खाना तो तूने सब छोड़ ही दिया। इन चीज़ों के सेवन से भूख कहाँ लगती होगी थी। भूख भी नहीं लगती और मुंह में छाले भी हो गए। दूध घी फल के लिए पैसे भी नहीं बचते हैं। तभी चाची कह रही थी कि पहले सुंदर पैसे भेजता था, अब भेजने बंद कर दिए। बहन की शादी के लिए जमा कर रहा होगा। जमा? सुंदर जोर से हंसा। हाँ, मैंने जमा ही तो किया है मनीष। मैंने बहुत सारा उधार जमा किया है। पहले बैंक से उधार, फिर आस पास से। जानता था कि अम्मा बाबूजी बहन की शादी पर मुझसे आस लगाए बैठे होंगे। बड़ी मुश्किल से किसी से 10,000 उधार लेके आया हूँ। किस दलदल में फंस गया तू मेरे दोस्त, इससे निकलता क्यों नहीं? मनीष ने प्यार से हाथ पकड़ते हुए कहा। बहुत कोशिश कर ली, कई बार छोड़ा, मंदिर में जाके कसम खाई, 1-2 दिन किसी तरह अपने लड़ता रहता हूँ, पर इस हुड़क से नहीं लड़ पाता मेरे दोस्त। यह कहकर सुंदर फूट फूट कर रोने लगा। मनीष ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं समझ गया, तू तो कंबल को छोड़ना चाहता है, पर कंबल तुझे नहीं छोड़ा। तेरी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ गई है। तो अकेला पड़ गया मेरे दोस्त। तुझे सहारे की जरूरत है। ऐसा सहारा या तो पत्नी बन सकती है, या माँ बाप बन सकते हैं, या कोई दोस्त। तेरा सहारा मैं बनूंगा दोस्त। तो अकेला नहीं सुंदर। मेरी गर्मियों की छुट्टियां हैं।
मैं तेरे साथ शहर चलूंगा, इस चक्रव्यूह से मैं तुझे निकालूंगा। सुंदर ने भरी आंखों से मनीष की ओर देखा, कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उस दिन दोनों दोस्त जी भरकर रोए। धन्यवाद।